नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीस लॉजिकल गपशप। आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश निकम, द वेटरन बीजेपी वर्कर एक्टिविस्ट। काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं बीजेपी फंक्शनिंग के बारे में। तो हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे, द फंक्शनिंग ऑफ बीजेपी एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर लवेबल, लाइकेबल, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। सतीश जी, वेलकम टू अवर शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। कार में बैठे बैठे ही हम चैट करते हैं, लॉजिकल गपशप करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। टचवुड शायद पब्लिक बोर हो जाती है तो समथिंग न्यू दे वांट कि पॉडकास्ट कार में भी हो सकता है। काफ़ी लोगों ने किया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं इसको। तो वेलकम टू अवर शो। आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी में आप काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। हाउ डू यू फाइंड बीजेपी फंक्शनिंग स्टाइल? बीजेपी का फंक्शनिंग स्टाइल काफ़ी मतलब अडोरेबल है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का टैगलाइन हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ताओं ने किया है कि राष्ट्र प्रथम, यानी पॉलिटिक्स हम करेंगे लेकिन पॉलिटिक्स करते समय नेशन फर्स्ट वाला जो स्ट्रेटेजी है, जिसमें पहले तो देश के बारे में सोचो, पार्टी के बारे में सोचो एंड देन द सेल्फ। सो इस टैगलाइन को पकड़कर ये पार्टी काम कर रही है और वी आर सीइंग द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। एंड व्हाट अबाउट द फंक्शनिंग स्टाइल ऑफ आवर योर एंड माइन, दोनों के फेवरेट मिस्टर नरेंद्र मोदी? यस, ऑब्वियसली जैसे कहा जाता है ना कि देश का जो आदर्श है, देश का जो नेता है, जिसको देखकर देश की 140 करोड़ जनता अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करती है, अपना जो फ्यूचर है उसके बारे में होपफुल रहती है, वो जो नेतृत्व है ना, वो त्याग के आधार पर और समर्पण के आधार पर बेस्ड होने की वजह से नरेंद्र मोदी डजंट हैव एनी पर्सनल टारगेट्स। जैसे मोदी जी के पहले जो देश का नेतृत्व करते थे, उनके बारे में हमने कई बातें सुनी है। जैसे उनके जन्मदिन फ्लाइट में मनाए गए थे, या उनके बच्चों की फैंटेसीज कई बार हमने सुनाई पड़ी या देखने मिली। कई और नेतागण हैं इस देश में जिनकी चार्टर फ्लाइट, जिनके अलग अलग फैसिनेशंस, वेकेशन के लिए कहाँ कहाँ वो जाते हैं और कैसे उनके बच्चे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो मोदी जी के बारे में बेस्ट है कि भाई शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं और उनकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स रहती है हर व्यक्ति की, वो छोड़कर बाकी उनको ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना बंगला है, ना खुद के कुछ पर्सनल टारगेट्स है। तो जो भी उनकी लाइफ है वो डेडिकेटेड टू नेशन, डेडिकेटेड टू द सिटीजन्स ऑफ नेशन। तो हर एक चीज में देश का भला सोचने वाला नेतृत्व जो इस देश को मिला है, इससे पिछले 10 साल 12 साल में अपने देश में काफी बदलाव आया है। आई डोंट नीड टू रीअटर ऑल दोस थिंग्स, काफी चीजें सबको पता है, लेकिन ये बेसिक समझ में आती है बात की, इसके वजह से ये बदलाव आया है। नवी मुंबई कॉरपोरेशन अभी इलेक्शन होने वाली है पूरे महाराष्ट्र में 15 जैन तक। क्या लगता है, मेजॉरिटी बीजेपी की आएगी? हाँ, यस। क्या है कि 2010 के बाद नवी मुंबई का जो पॉपुलेशन है, इसमें काफी डेमोग्राफिक चेंजेस आई हुई है। काफी नए लोग, पढ़े लिखे लोग नवी मुंबई में रहने के लिए आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। मुंबई से आए हैं, दिल्ली नॉर्थ से आए हुए हैं, साउथ से आए हुए हैं। तो इस कारण से अभी 2025 में हम देखते हैं कि ये सारे लोग सेटल हो गए हैं, अपने आप को इस शहर का एक अविभाज्य अंग समझने लगे हैं। और उस कारण से इस शहर का जो विकास है, इस शहर में जो आने वाली 10, 15, 20 सालों की जो गतिविधि है, उसमें मूलभूत बदलाव होने चाहिए, ऐसा विचार रखने वाले ये सारे सिटीजन जो है वो इस बार वोट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली इस कारण से यहाँ का पर्यावरण कैसा हो, यहाँ के रास्ते कैसे हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, आने वाले 10 साल में यहाँ पर चैलेंजेस कौन सी रहने वाली है, तो इन चैलेंजेस के प्रति एक तरीके से विजन रखने वाला नेतृत्व इस शहर में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी, तो 15 जनवरी को लोग ये सब बातों को सोचकर ही अपना मतदान करने वाले हैं। हिसाब से चांसेस है कि मेजॉरिटी बीजेपी की आ सकती है? हाँ, यस, ऑब्वियसली, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में देवेंद्र जी के नेतृत्व में
जो मैं बातें कह रहा हूँ उसके ऊपर काफी काम हो चुका है और उसी को हम नवी मुंबई में रिपीट करना चाहेंगे। लेकिन एज अ कॉमन मैन, आपका और मेरा नॉलेज तो चलो ठीक है, पॉलिटिक्स हम जानते हैं, नज़र भी रखते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन कितना कंफ्यूज हो जाता है कि दो शिवसेना, दो एनसीपी, फिर कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कहीं टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहे हैं। अभी जैसे नवी मुंबई में कोalition बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे की नहीं है, और पब्लिक जब कॉमन इंसान है या पढ़े लिखे लोग बेचारे विद ड्यू रेस्पेक्ट जो नहीं है इतने, उनको कन्फ्यूजन होती है कि यार एकनाथ शिंदे बीजेपी का आदमी है या फिर ये जो कॉर्पोरेटर खड़ा है वो किसका आदमी है। ये थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन इज देयर, बट आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो इतने सालों से मल्टीपोलर सिस्टम में चल रही थी। महाराष्ट्र ये विचारों का एक स्थान रहा है, काफी विचारक महाराष्ट्र में रहे, उसके कारण से अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत प्रवाह रहने की वजह से एक मल्टीपोलर पॉलिटिकल सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा था। और मल्टीपोलर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कई बार जिसको कहेंगे कि इम्पैक्टफुल नहीं होता है, उसमें मतों का विभाजन हो जाता है और जो योग्य व्यक्ति है वो सत्ता में आने में कई बार तकलीफ होती है। तो हमेशा बाइपोलर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हम देखते हैं यूएस में भी डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक दो ही है, तीसरी चौथी पांचवी है ही नहीं कोई पार्टी। तो बाइपोलर होना ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर एक पार्टी सही काम नहीं करती है तो आप दूसरे को चांस दीजिए, जैसे हमारे तमिलनाडु के लोग करते हैं, एक बार अन्ना द्रमुक को देते हैं, एक बार द्रमुक को देते हैं। तो डीएमके एआईएडीएमके यही दो पार्टियां हैं। तो महाराष्ट्र का मल्टीपोलर सिस्टम कहीं ना कहीं बदल रहा है। अभी ये बीजेपी करवा रही है वगैरह वगैरह, ये इसमें मैं बिलीव नहीं करता, ये नेचुरल फ्लो में चीजें हो रही है। लेकिन बीजेपी के ऊपर एक इल्जाम लगा था कि उन्होंने शिवसेना पार्टी को तोड़ दिया, उन्होंने एनसीपी पार्टी को भी तोड़ दिया। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। कहीं ना कहीं शिवसेना में भी तो अंतर्गत गुटबाजी रही है। तो जैसे बोलते हैं ना कि द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज इट्स वीकेस्ट लिंक, तो कहीं ना कहीं वीकेस्ट लिंक आपने भी तो छोड़ी है ना, उसके वजह से तो आपका एक तबका चेन का टूटकर बीजेपी के साथ जुड़ गया। तो सारा इल्जाम बीजेपी पर लगाना गलत है। यू मीन टू से कि बीजेपी ने वो लूपहोल पकड़ा और पार्टी खुद ब खुद नेचुरल वे में इट हैड अ नेचुरल। अभी जो आपका विकास लिंक था उसको बीजेपी के साथ अलाइन होना अच्छा लगा तो वो बीजेपी के साथ अलाइन हो गए। और हम भी मतलब जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई धर्मशाला खोल के बैठे हैं। तो राजनीति में बैठे हैं तो जिस चीज से हमारी ताकत बढ़ेगी उसको हम अपनाएंगे। तो कोई हमें अप्रोच हो रहा है तो हम उसको मना नहीं करेंगे, जुड़ना चाहते हैं, हमारे के विचारों के साथ अलाइन होना चाहते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आई एम ऑल्सो अ ग्रेट फैन ऑफ बीजेपी एंड इट्स फंक्शनिंग स्टाइल, द वे दे हैव ब्रॉट द डेवलपमेंट इन ओवरऑल इंडिया एंड द क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोदी एंड अंडर हिज लीडरशिप जो इनकी पूरी टीम ने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो नो डाउट लीप्स एंड बाउंड्स में डेवलप हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ के अगर हम देखेंगे तो फ्लाईओवर्स, मेट्रो ट्रेन्स, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। टुडे वी आर प्राउड टू से कि यस, अभी हम इंडिया में रहने लायक है, हम भारत में अभी रह सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आईटी सेक्टर, एवरीथिंग इज़ डेवलप्ड विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए, लेकिन अभी आप एज अ बीजेपी वर्कर और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, नॉट ओनली विथ रिगार्ड टू नवी मुंबई डेवलपमेंट बट ओवरऑल डेवलपमेंट इन इंडिया बाय बीजेपी? अभी क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है बीजेपी से? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि लोगों की लाइफ में एक मूलभूत बदलाव लाना, जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में अच्छा खासा बदलाव, तो हमारा जीडीपी जिस रेट से ग्रो हो रहा है वो तो आया ही है ना। इकोनॉमी एक स्टेबल स्टेट पे चली गई है, वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन उसी के साथ में मुझे जो बात अच्छी लग रही है, करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रहा है वो है पूरे विश्व का बदलता हुआ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। और जिस तरीके से अमेरिका होगा या रशिया होगा, जिस तरीके से ये पूरी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को कमांड कर रहा है, उस सारी स्थिति में इंडिया इज नॉट लेइंग बैक। एक समय था जब इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन समवन, एट टाइम्स डिपेंडेंट ऑन रशिया, एट टाइम्स डिपेंडेंट ऑन यूएस, तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग रहा। लेकिन आज की तारीख में वी आर इंडिपेंडेंट। हमारी जो
जियो पॉलिटिकल कंट्रोल्स है वो हमारे खुद के हाथों में है, एंड वी एज अ नेशन वी आर कंट्रोलिंग आवर ओन सिस्टम्स। तो ये बहुत जरूरी है। आज ही सुबह में अटल जी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि जब उन्होंने अणु विस्फोट किए थे तो ये इतना बड़ा डिसीजन था, और उस एक घटना के वजह से आज कोई भी विश्व की बड़ी ताकत हो इंडिया की तरफ हल्के में नहीं देख सकती है। मतलब जो परमाणु टेस्ट किए थे एग्जैक्टली तो वो इतना बड़ा डिसीजन था, उसके कारण आज हमें निर्णय लेने के लिए हमारे देश के निर्णय हम स्वयं लेंगे, इसकी एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। दैट इज द रीजन वी आर अ नॉन अलाइंड स्टेट। मतलब ऐसे बोलना चाहिए लेकिन समझ में आता है, लेकिन फिर भी हमारे निर्णय स्वयं हम लेने के लिए एक आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कमिंग टू द कोर इशू, काफी लोगों ने इल्जाम लगाया बीजेपी के वर्कर्स ने ही कि बीजेपी नए लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री दे रही है, पुराने लोगों को इग्नोर कर रही है, और उनको टिकट नहीं मिली तो काफी नाराजगी थी उनकी। जी। तो ये कितना ठीक है कि फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट अ टिकट कॉर्पोरेशन की। हाँ, तो इसमें दो चीजें एकदम स्वयं स्पष्ट हैं। और मैं काफी मेरे साथ जुड़े हुए जो पार्टी के कोर वर्कर्स हैं उनको भी ये बात बताते रहता हूँ कि देखिए पार्टी अपनी स्पीड से चलेगी, क्योंकि पार्टी ने अपने लिए कुछ टारगेट डिसाइड करके रखे हुए हैं। क्योंकि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम इस देश में उभर कर आया है उसमें एज अ पार्टी आपको ग्रो करना ही है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू ले बिहाइंड, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर एज अ पार्टी एज अ वर्कर ऑफ द पार्टी यू वांट टू बी इन द रेस, तो अपने आप में वो क्षमता बढ़ाना ये बहुत जरूरी है। हमारे पार्टी में बाहर से कोई आया है तो वो क्षमतावान है, इसके लिए पार्टी ने उसने लिया